कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आज से 58 साल पहले एक बड़ी सी सुनामी आई थी। इस सुनामी में लगभग 63 लोग मर गए थे। उस सुनामी ने ही पास में मौजूद पहाड़ में बड़ी बड़ी दरारें ला दी थी। अब विज्ञानियों का मानना था कि ये पहाड़ कभी भी टूट के पास के समुद्र में गिर सकता है। इसी वजह से वो स्थानिक लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की सलाह दे रहे थे। दूसरी ओर हम क्रिस्टन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो आज एक नया घर ढूंढ के पुराने घर को वापस आ रहा था, जहाँ पर हम उसकी पत्नी इंदौन, उसका बेटा सौंदर्य और उसकी बेटी जूलिया को देखते हैं। न्यूज़ बार बार दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये भी बाकी सभी लोगों के साथ दूसरी जगह पर जल्दी शिफ्ट होने वाले थे। क्रिस्टन अब अपने घर से निकल के ऑफिस को आ जाता है। वो अर्ली वार्निंग सेंटर में काम किया करता था। ये ऐसी जगह है जहाँ पे से टूटने वाले पहाड़ पे नज़र रखी जा रही थी। क्रिस्टन आज रिटायरमेंट लेने वाला था, तो उसके साथ में काम करने वाले व्यक्ति उसे आखिरी विदाई पार्टी देते हैं। पार्टी लेने के बाद क्रिस्टन अब अपने सभी सामान समेटने शुरू कर देता है। दूसरी ओर बॉस कंप्यूटर में देख रहा था। उसने देखा कि उनका संपर्क किए गए सुरंग में 4 नंबर और 5 नंबर में से संपर्क टूट चुका है। क्रिस्टन इस चीज़ को देख के डर जाता है। अब वो अपने घर आ चुका था, पर वो घर पे आने के बाद भी उन्हीं बातों को सोच रहा था। इंदौन उसे समझाती है कि वो इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि ये पहाड़ अभी स्थिर है, ये इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। इंदौन की बातें सुन के वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। अगली सुबह होती है, इंदौन अपने ऑफिस आ जाती है। वो एक होटल में काम किया करती थी। दरअसल ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस थी। काफ़ी दूर दूर से पर्यटक इस जगह को देखने को आया करते थे। इंदौन इस होटल में रिसेप्शन पे काम किया करती। वो सभी लोगों को रूम दिया करती थी। दूसरी ओर क्रिस्टन पुराने घर को छोड़ के नए घर पे शिफ्ट होने लगता है। रास्ते में जाते समय उसे एक बात याद आती है। वो अपनी गाड़ी ऑफिस की ओर घुमा देता है। ऑफिस में आकर वो अपने बॉस एविड को बताता है कि ग्राउंड फ्लोर का पानी गायब नहीं हो रहा, बल्कि वो पहाड़ उस पानी को सोख रहा है। होना हो वो जल्द ही उस पानी को पूरी तरह सोख लेगा, जिसके बाद वो पहाड़ उस समुद्र में जा गिरेगा, जिसके बाद काफ़ी बड़ी सुनामी आ सकती है। अपनी बात बताने के बाद वो जैकब को अपने साथ लेकर कंट्रोल स्टेशन में पहाड़ की गतिविधि को चेक करने के लिए आ जाता है। अब वो दोनों उस पहाड़ के दरार के अंदर आ चुके थे। उन्होंने उस जगह की छानबीन करनी शुरू कर दी। तभी वो देखते हैं कि किए गए सुरंग में से 2 वायरें टूट चुकी हैं। वो वायरों को लेकर बॉस के पास आ जाता है और वो बॉस को बताता है कि ये वायरें साफ साफ बता रही हैं कि ये पहाड़ कभी भी टूट के समुद्र में जा गिरेगा। वो अपने बॉस को रेड अलर्ट जारी करने के लिए कह रहा था। अरबिड को अब भी लग रहा था कि यह पहाड़ पूरी तरह स्थिर है। उसने रेड अलर्ट जारी ना करके येलो अलर्ट जारी कर दिया। येलो अलर्ट में ऐसा था कि सभी कर्मचारियों को दिन रात वहाँ पर ही रहकर पहाड़ पे नज़र बनाए रखनी थी। बॉस ने जब बात नहीं मानी तो वो ऑफिस से बाहर आ जाता है। बाहर आके वो सोचता है कि उसे तो आज अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होना था। वो घबराया हुआ इंदौर के होटल में आता है और उससे माफ़ी मांगता है। इंदौर उससे कहती है कि तुम्हें उस जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम वहाँ पे काम नहीं करते। आज जो हुआ तो कल तुम अपने बच्चों को लेकर नए घर में जाकर शिफ्ट होगे। मैं भी इस होटल के काम ख़त्म करके उस नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ जाऊँगी। जूलिया अपने पुराने घर को आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी। वो क्रिस्टिन को कहती है कि मैं आज अपने पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ, जबकि सौंदर्य उसी होटल में रहना चाहता था। इसी वजह से इंदौर उसे एक रूम दे देती है। क्रिस्टन अपनी बेटी जूलिया को लेकर अपने पुराने घर आ जाता है। जूलिया वहाँ पर आकर सो गई थी, जबकि क्रिस्टन को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर पानी की ओर देखने लगता है। एविड जैकब को लेकर पहाड़ के कंट्रोल स्टेशन में आ गया था। उन दोनों ने वहाँ पर ही रहकर पूरी रात गुजारने का फैसला किया। मेन ऑफिस में मार्केट देखती है कि डाटा बार बार रेड होता जा रहा है। वो तभी अपने बॉस अरबिड को फ़ोन करती है और कहती है कि पहाड़ के नीचे लगता है किसी तरह की हलचल हो रही है। अरबिड उसकी बात सुन के जैकब को साथ लेकर उस दरार के अंदर आ जाता है। इधर क्रिस्टन को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो मार्केट को फ़ोन करता है। मार्केट उसे बताती है कि डाटा रेड कलर का हो चुका है। अगर कोई उसे न्यूज़ मिलेगी वो उस न्यूज़ उसे बताएगी। क्रिस्टन ने जब मॉर्गेट की बात सुनी तो उसने अपनी फाइलों में से डाटा निकाल के देखना शुरू किया। वो देखता है कि पहाड़ के गिरने का डाटा आ चुका है। वो जल्दी से मॉर्गेट को फ़ोन करता है और वो कहता है कि अरबिड और जैकब को जल्दी से वहाँ निकलने को कहो। मॉर्गेट भी उन दोनों को बाहर निकलने को कहती है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, पर बाहर निकलने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जाने कि ये पहाड़ अस्थिर हो चुका था। देखते ही देखते वो पहाड़ पूरी तरह टूट के समुद्र में गिर पड़ता है। अब क्रिस्टन को भी पूरी खबर मिल चुकी थी। उसे मालूम हो जाता है कि 10 मिनट का वक्त बच चुका है। मार्केट भी जल्दी जल्दी करके रेड अलर्ट जारी कर देती है। रेड अलर्ट जारी करते ही पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। सभी लोग वहां से निकल के ऊंची जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंदौर ने जब रेड अलर्ट सुना तो उसने सभी लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। क्रिस्टन भी अपनी बेटी जूलिया को उठाकर कार में से वहां से निकलने लगता है। रास्ते में जाते हुए वो इंदौर को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं होटल आ रहा हूँ, हम जल्द ही वहाँ से निकल जाएंगे। इंदौर उसे बताती है कि हमारे पास बस है, मैं बस के रास्ते से ऊंची जगह पर सेफ आ जाऊँगी।
तुम ऐसा करो कि तुम जूलिया को जल्दी से जल्दी सेफ जगह पर लेके जाओ। अब क्रिस्टन इंदौन की बात मानता है। वो अपनी कार को काफ़ी तेज़ी से चलाता हुआ हाईवे पर आ गया। उसने देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ है, क्योंकि उनके साथ ही बाकी स्थानिक लोग भी यहाँ से निकल रहे थे। अब उसने पैदल जाने का फैसला किया। गाड़ी में से निकल के वो जाने लगा। तभी वो देखता है कि उनका पड़ोसी और पड़ोसन भी वहाँ पर ही हैं। उसकी पड़ोसन का पैर दो गाड़ियों के बीच में फंस चुका था। क्रिस्टन ने अपने पड़ोसी को कहा कि तुम जूलिया को लेकर यहाँ से निकलो, मैं किसी तरह करके तुम्हारी पत्नी को यहाँ से निकालता हूँ। क्रिस्टन उसे वहाँ से निकालता है, फिर गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में बिठाने के बाद अब वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, पर जब तक वो गाड़ी स्टार्ट कर पाता, इससे पहले ही सुनामी अपना भयंकर रूप ली हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने देखते ही देखते सब कुछ खत्म करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर होटल में इंदौन अभी सभी लोगों को उठा रही थी और वो कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो बस के ड्राइवर को भी बस को लेकर आने को कहती है। सभी वहाँ से निकल के बस में बैठना शुरू कर देते हैं। जब सब बस में बैठ चुके थे, तभी वो देखती है उसका बेटा सौंदर्य वहाँ पर नहीं है और वो वापस होटल में जाकर अपने बेटे की तलाश करने लगती है। उसके साथ ही फिलिप नाम का आदमी और मारिया नाम की औरत उसकी मदद के लिए आते हैं। सभी जगह पर ढूंढने के बाद उसे बेसमेंट में आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि उसका बेटा सौंदर्य हेडफोन लगा स्केटिंग कर रहा था। हेडफोन के कारण ही उसे बाहर की कोई आवाज़ का पता नहीं चला। अब वो अपने बेटे सौंदर्य, मारी और फिलिप को लेकर बाहर आती है। जब तक वो बाहर आई, उसने देखा कि वो बस वहाँ से जा चुकी थी और सामने सुनामी दस्तक दे रही थी। सुनामी को देखकर वो दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं। होटल के अंदर आते ही वो इस होटल के बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट के अंदर बॉम्ब शेल्टर नाम का एक रूम बनाया हुआ था। ये रूम पूरी तरह से सील था, इसी वजह से ये सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने से पहले ही मारिया उसी पानी के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में मर चुकी थी। अब तीनों इस शेल्टर के अंदर थे। इन्होंने जल्दी जल्दी करके उस गेट को बंद कर लिया। कुछ समय बीता तो पानी का लेवल घटता है। फिर हम क्रिस्टन को देखते हैं। क्रिस्टन अभी उसी गाड़ी में था, वो जिंदा था। पानी के बहाव ने उसे काफ़ी दूर ला दिया था, पर उसकी पड़ोसन वहाँ पर ही मर चुकी थी। अब वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी बेटी जूलिया को ढूंढने के लिए ऊंची जगह पर आने लगता है। वो चलता चलता अब सेफ जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो देखता है कि कम ही लोग जिंदा बचे थे। उसकी बेटी जूलिया अब भी वो जिंदा थी। वो अपनी बेटी जूलिया से मिलकर खुश था, पर अभी उसे अपनी पत्नी इंदौन और अपने बेटे सौंदर्य की फिक्र थी, जिसके कारण वो सरकारी कर्मचारियों से फ़ोन पे पूछता है कि क्या कोई होटल से बस आई है। वो सरकारी कर्मचारी बताते हैं कि होटल से तो कोई बस नहीं आई। सभी को लग रहा था कि होटल के सभी लोग मर चुके हैं, पर क्रिस्टन अभी मानने वाला नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका बेटा मर चुका है, जिसके खातिर वो उन दोनों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। वो अपनी बेटी जूलिया की जिम्मेवारी पड़ोसी को दे देता है। वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ के ही लेकर आएगा। पानी का लेवल कम होने के बाद ये गेट खोल के देखने लगते हैं, पर ये सभी बेसमेंट के अंदर थे, जिसकी वजह से अब भी इनके ऊपर पानी था। पानी अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने फिर से गेट बंद कर दिया और सोचा कि हम यहाँ पर ही रहकर किसी का इंतज़ार करेंगे, कोई ना कोई तो उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। गेट खोलने के साथ ही लीकेज बढ़ रही थी, यानी कि अब धीरे धीरे करके पानी भी बढ़ने लगा था। दूसरी ओर क्रिस्टन ने एक बोट का सहारा ले लिया था। अब वो एक मलबे के पास आ चुका था, जहाँ पर चारों तरफ गाड़ियों के मलबे नज़र आ रहे थे। तभी उसकी नज़र होटल के बस पे पड़ती है। उस बस को देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर किसी तरह हिम्मत करके वो बस के अंदर आता है और चेकिंग करने लगता है कि क्या उस बस में उसकी पत्नी इंदौन और उसका बेटा सौंदर्य भी है। उसको देखकर थोड़ा सा दिलासा हुआ जब उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बेटा उस बस में नहीं है। अब वो होटल में जाने का फैसला करता है। इधर पानी पूरी तरह भरता जा रहा था। पानी भर भर के गर्दन की लेवल तक आ गया। जब गर्दन के लेवल तक पानी बढ़ने लगा तो इन्होंने गेट खोलकर बाहर जाने का फैसला किया। इंदौन जब गेट खोलने लगती है, दूसरी ओर बड़े बड़े पत्थर गेट के पास आ गिर चुके थे, जिसकी वजह से यह गेट खुल नहीं पा रहा था। इनके पास अब यही रास्ता था कि ये सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। अगर कोई बचाने आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो शायद ये भी यहाँ पर ही मर जाएंगे। जब गर्दन तक पानी आया तो फिलिप पूरी तरह घबरा जाता है। वो इस पानी को सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी उसी पानी में अंदर मौत हो जाती है। अब ये दोनों ही बचे थे। इंदौर ने अभी भी दिलेरी बनाई हुई थी, पर उसका बेटा सौंदर्य अब पूरी तरह घबराने लगा था। उसे लग रहा था कि वो जल्द ही मर जाएगा। क्रिस्टन अब होटल के अंदर आ चुका था। अंदर आकर उन दोनों को ढूंढना शुरू किया। तभी वो वहाँ आकर देखता है कि उसके बेटे का बैग पड़ा है। अब उसे लगने लगा था कि उसका बेटा और पत्नी भी मर चुके हैं। वो पानी के बहाव के साथ ही बहकर मर गए होंगे। अब वो एक बड़ी सी राड लेता है और ज़ोर ज़ोर से उस राड को एक लोहे पर मार के पीटना शुरू कर देता है। इधर अंदर इंदौन और सौंदर्य थे। इन दोनों को लोहे को पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों भी समझ जाते हैं कोई बाहर में आया है, इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, पर इनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी इंदौन को एक आइडिया आता है। वो एक बड़ी सी चाबी को लेकर उस पाइप पे मारने लगती है,
पाइपें मारने के कारण वो आवाज़ बाहर जा रही थी। अब क्रिस्टन भी समझ चुका था कि उसकी पत्नी और बेटा ज़िंदा हैं। उसे ये भी मालूम हो गया था कि वो दोनों बेसमेंट के अंदर हैं। अब वो उस पानी के अंदर आ जाता है और देखते ही देखते वो गेट के पास आ गया था। उसने देखा कि गेट में तो पत्थर अटका हुआ है। वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर इंदौन भी उस गेट के पास आ जाती है। अब उसने गेट खोला तो इंदौन से मिला। वो इंदौन को मिलके खुश था। उसने कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं सौंदर्य को निकालता हूँ। अब वो सौंदर्य को बचाने के लिए उस रूम के अंदर आ जाता है। ठंडे पानी के कारण सौंदर्य पूरी तरह घबरा चुका था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो तैर के यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्रिस्टन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बस एक लंबी सी सांस लेनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। दोनों ऐसा ही करते हैं। क्रिस्टन आगे आगे जा रहा था और सौंदर्य उसके पीछे था। कुछ समय तक तैरने के बाद तीनों बाहर आ जाते हैं। तीनों जिंदा थे। दूसरी ओर हम जूलिया को देखते हैं। वो अपने मॉम डैड और अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते जा रहे थे। जूलिया की नज़र भी हेलीकॉप्टर पर टिकी हुई थी कि जल्द ही उसके माता पिता इस हेलीकॉप्टर में वहाँ पर आएंगे, पर ऐसा नहीं था। वो पैदल चलते हुए जूलिया के पास आ रहे थे। जब जूलिया ने देखा उसके मॉम डैड और उसका भाई आ रहा है, वो भागती हुई उनके पास जाती है। वो उनके गले मिलती है। आज क्रिस्टन ने हिम्मत करके अपनी पत्नी और बेटे को बचा लिया था। अगर वो वहाँ पर नहीं जाता तो वो गेट बंद ही रह जाता, जिसके बाद ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाते और देखते ही देखते शायद इनकी मौत भी हो जाती। इनकी ये सफलतापूर्वक कहानी दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।